हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश की थर्ड यूनिट करने वाले हैं, जिसका नाम है आज़ादी, और ये लिखा है चमन निहाल ने। एक वीडियो में पूरा नॉवल कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। इसके अलावा डिटेल में वीडियोस अलग से बनाई जाएंगी। आइए फटाफट जानते हैं पहले ऑथर के बारे में। चमन निहाल was born in 1927 in सियालकोट, यानी ये तब की बात है पार्टीशन से पहले की, यानी बंटवारे से पहले की, और बंटवारे के बाद ये एरिया यानी सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा है। ये जो नॉवल है इसमें आपको काफी कैरेक्टर्स ऐसे दिखेंगे या काफी इंसिडेंट्स जो उनके साथ हुए हैं, जो चमन निहाल ने खुद विटनेस किए ड्यूरिंग पार्टीशन। इसीलिए ये नॉवल में आपको थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी मिलेगा। इस नॉवल के लिए चमन निहाल को द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। और जहां तक चमन निहाल की एज की बात है, he was 19 years old when he witnessed the partition of India। और इनके नॉवल में जो एक कैरेक्टर है अरुण, वो भी लगभग इन्हीं की उम्र का है जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है अपने नॉवल में। प्लॉट समरी के बारे में सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, सेटिंग यानी जगह और टाइम। जगह है सियालकोट इन अनडिवाइडेड इंडिया, क्योंकि टाइम है 3 जून 1947, यानी उस समय अभी पार्टीशन नहीं हुआ था, बल्कि पार्टीशन की अनाउंसमेंट होने वाली थी उस दिन। सभी लोग बहुत क्यूरियस थे जानने के लिए कि सियालकोट का फ्यूचर क्या होगा। आइए जानिए और कैरेक्टर्स के बारे में। लाला कांसीराम ये इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट हैं, ठीक है। इनकी फैमिली है, इनकी फैमिली में इनकी वाइफ है, इनके सन है जिनका नाम अरुण है, इनकी डॉटर जिनका नाम मधु है। लाला कांसीराम वेल सेटल्ड ग्रेन मर्चेंट हैं, यानी सियालकोट में इन्होंने बहुत मेहनत से धन जोड़ा है। जिस पोजीशन पे ये पहुंचे हैं, बहुत टाइम और मेहनत लगी है उसके पीछे। यहीं पे ये बॉर्न हुए थे, यहीं पे ही वाज ब्रॉट अप, और इनकी उम्र लगभग 50 साल है। लाला कांसीराम की वाइफ का नाम है प्रभा रानी, इनकी एज लगभग 48 ईयर्स है। तो सिंस ये पॉलिटिकल नॉवल है, आपको पता होना चाहिए कि द एवरेज पीपल लाइक लाला कांसीराम हैड डीप फेथ इन महात्मा गांधी, क्योंकि लाला कांसीराम जैसे लोगों को इतना भरोसा था, इतना विश्वास था गांधी जी पर, कि उनको कभी यकीन ही नहीं हुआ कि पार्टीशन भी हो जाएगा। उन्हें लगता था कि गांधी जी कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि इंडिया का पार्टीशन हो। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है दैट इज रिटन बाय चमन निहाल इन हिज नॉवल आजादी, और उनके फुल टेक्स्ट की समरी लिखी है प्रोफेसर आर के झा ने। तो हमारा मकसद ये है उस टेक्स्ट को सिंप्लीफाई करके आपको बताना। तो मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है सभी स्टूडेंट्स से कि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की तरह सुने। लाला कांसीराम के दो बच्चे हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अरुण उनका लड़का है, ही इज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। कहाँ पढ़ता है? मोरे कॉलेज में। उनकी बेटी का नाम है मधु, शी इज मैरिड। अच्छा, सियालकोट की बात करें तो इस एरिया में ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, एज इन द डोमिनेशन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मोहल्लाज हैं, लोकेलिटीज हैं जहाँ पर हिंदू फैमिलीज रहती हैं। इनमें से एक ऐसा एरिया है ट्रंक बाजार, जहां पर हिंदू और सिख लोग एक साथ रहते हैं, बीबी अमरवती की बिल्डिंग में। अब बीबी अमरवती ये एक लैंड लेती हैं जिनकी 2 बिल्डिंग्स हैं इस एरिया में, और उनकी बिल्डिंग में हिंदू और सिख फैमिलीज इकट्ठे रहते हैं। लाला कांसीराम खुद इनकी बिल्डिंग में रहते हैं। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं ध्यान दीजिए। ईश्वर कौर एक सिख वुमन है जिनकी एज लगभग 23 इयर्स है, ये भी उनकी टेनेंट हैं बीबी अमरवती की। ईश्वर कौर के फादर का नाम है सरदार तेजा सिंह, इनकी उम्र है 80 इयर्स, और उनके हस्बैंड का नाम है सरदार निरंजन सिंह। कैरेक्टर्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे किस कैरेक्टर के साथ क्या होता है ये जानने के लिए आपको इनके नाम पता होने चाहिए। लाला कांसीराम का स्टोर बहुत बड़ा है, और उनकी स्टोर के पास में एक मुस्लिम शॉपकीपर है जिसकी ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है। इनका नाम है अब्दुल घानी, ही इज़ अ हुक्का मेकर।
लाला कांसीराम और अब्दुल घानी के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये जानिए कि जब भी अब्दुल घानी को मदद की जरूरत पड़ती थी या पैसों की जरूरत पड़ती थी, वो लाला कांसीराम को अप्रोच किया करता था। लेकिन जैसे ही बंटवारे की अनाउंसमेंट हुई, रेडियो पे डिक्लेयर किया गया कि बंटवारा होगा, तब अब्दुल घानी को लगा कि ये तो मेरे लिए हिंदू है और सिंस ये इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं, ये काफिर हैं और इन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, पाकिस्तान इन्हें छोड़ देना चाहिए, हिंदुस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि ये धरती उनके लिए सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। तो इस दिन सारे लोग बीबी अमरवती के रूम में गैदर हो जाते हैं रेडियो न्यूज ब्रॉडकास्ट सुनने के लिए। तो जो ब्रिटिश वाइस रॉय हैं वो एक्सेप्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया, और ये न्यूज सुनते ही सभी फैमिलीज में डर आ जाता है, वे सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला है उन्होंने अंदाजा खुद लगा लिया है, एज इन किलिंग्स, लार्ज स्केल किलिंग्स, लूटिंग, रेप, मर्डर्स एक्सेट्रा। मोहम्मद अली जिन्ना भी अपनी स्पीच देते हैं और लास्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। और इसके तुरंत बाद, यानी इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद, मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं, खुश हो जाते हैं, दिए जगाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई जंग जीत ली है, और वो एक जुलूस प्रोसेशन निकालते हैं। सभी मुस्लिम्स इकट्ठे होके सड़कों पर इधर उधर जश्न मनाते हुए निकलते हैं, और उनके आगे ढोल बजाता हुआ एक बंदा साथ में चलता है। ये भांगड़ा भी करते हैं, गतका भी खेलते हैं। और प्रॉब्लम वहां पे होती है जब ये लोग चाहते हैं कि फोर्थ स्ट्रीट, जहां पर ये हिंदू और सिख फैमिलीज रहती हैं, वहां से गुजर कर ये जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये जो एरिया है यहाँ पर हिंदू लोकेलिटीज हैं। तो वहाँ की जो हिंदू एंड सिख फैमिलीज हैं, फॉर एग्जांपल बीबी अमरवती के टेनेंट्स, ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इनका यहाँ से गुजरना ठीक नहीं, क्योंकि किसी भी वक्त वायलेंस हो सकती है। तो ये लोग उस स्ट्रीट का मेन गेट बंद कर देते हैं, लेकिन ये जिद पे अड़े रहते हैं कि हमको यहीं से निकलना है। और फाइनली इनायत उल्ला खान, जो सिटी इंस्पेक्टर हैं, वहां पर आते हैं, सिचुएशन देखते हैं और उन्हीं के फेवर में ऑर्डर पास करते हैं कि गेट्स को तोड़ दिया जाए। इन फैमिलीज के साथ एक लेडी और हैं जो अकेली हैं, इनका नाम है पद्मिनी। शी इज अ चार वुमन, एज इन क्लीनर, सफाई का काम करती हैं। शी इज अ विडो, इनके हस्बैंड नहीं हैं, इनकी एज है 40 ईयर्स, और ये अपनी बेटी चांदनी के साथ रहती हैं बीबी अमरवती की बिल्डिंग में। इनायत उल्ला खान जब गेट्स को तोड़ने का ऑर्डर पास करते हैं, तो वो अपने सिख कांस्टेबल्स यानी जूनियर सिख ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हैं कि तुम अगर मेरा आदेश फॉलो नहीं करोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। आप जानते हैं शूट तो उन्होंने क्या करना था, वो सिर्फ ह्यूमिलेट करना चाहते थे अपने जूनियर सिख ऑफिसर्स को, और फाइनली उनके ऑर्डर्स उनको मानने पड़ते हैं और गेट्स तोड़ने की तैयारी की जाती है। इतने में वहां पर रहने वाले एक बहुत बड़े लॉयर की वाइफ डेप्यूटी कमिश्नर प्राणनाथ चड्डा जी को फोन करती हैं, और साथ ही में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस असगर अहमद सिद्दीक को भी फोन करती हैं। अब देखें, जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं डीसी प्राणनाथ चड्डा जी, ये हिंदू हैं। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं असगर अहमद सिद्दीक, ये मुस्लिम हैं। लेकिन इन दोनों का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इनकी ट्रेनिंग इंग्लैंड में हुई थी और ये ड्यूटी को ड्यूटी समझ के करते हैं। ये वहां पर जाते हैं और फटाफट सिचुएशन को कंट्रोल में ले आते हैं, और इनायत उल्ला खान जो सिटी इंस्पेक्टर हैं उन्हें डांटते हैं कि भाई तुम ड्यूटी पे हो और तुम्हारे गले में माला क्या कर रही है। तो फाइनली इनके सुपरविजन में वो प्रोसेशन वहां से गुजरता हुआ बिना किसी वायलेंस के आगे बढ़ जाता है। इसके बाद अरुण की बात की जाती है कि अरुण अपने प्यार नूरुल निसर से मिलता है। आप ये जाने कि नूरुल निसर एक मुस्लिम गर्ल का नाम है। नॉवल में कहीं कहीं नूरुल निसर लिखा होगा, कहीं कहीं नूर लिखा होगा। तो अरुण और नूर कॉलेज कैंपस के बाहर मिलते हैं। पहले क्या होता था कि अरुण नूर को प्रपोज किया करता था कि नूर आई लव यू, विल यू मैरी मी, और नूर कहा करती थी जा जा। लेकिन अब इनकी फीलिंग्स काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि अरुण को ये रियलाइज हुआ है कि सियालकोट पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा होने वाला है, और ये यानी हिंदू फैमिलीज यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती हैं।
वे लोग आपस में किस करते हैं और एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं कि तुम मेरे धर्म को एडॉप्ट कर लो। नूर कहती है अरुण को कि तुम इस्लाम कबूल कर लो और अरुण नूर को कहता है कि तुम हिंदू बन जाओ। तो सिंस दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, नूर लास्ट में ये कहती है कि जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और जाके अपनी मम्मी की गोद में सिर रखे सो जाओ। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि नूर के ब्रदर का नाम है मुनीर, और मुनीर और अरुण आपस में फ्रेंड्स हैं, बचपन में साथ खेला करते थे। इनके स्कूल जरूर अलग थे। अरुण आर्य समाज स्कूल में पढ़ा था और मुनीर इस्लामिया स्कूल में पढ़ा था, लेकिन स्कूलिंग के बाद ये दोनों मुरे कॉलेज में पढ़ने लगे थे। इतना ही नहीं, मुनीर के फादर चौधरी बरकत अली अरुण के फादर लाला कांचीराम जी के बहुत अच्छे मित्र थे। यहाँ पे चमन नहाल ने ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं ये बताने के लिए कि उन टाइम्स पर, अभी आप समझ जाएंगे, जहाँ पर मास किलिंग्स, रेप्स, मर्डर्स हुआ करते थे पार्टीशन के बाद, जब माइनॉरिटीज यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने लगती थीं। लेकिन उस समय भी ऐसे लोग थे, चौधरी बरकत अली की फैमिली जैसे, जिनके लिए ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा धर्म था। तो चौधरी बरकत अली की फैमिली और लाला कांसी राम की फैमिली के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो बात अलग है कि अरुण नूर को लाइक करता था, शादी करना चाहता था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत गहरे दोस्त थे। इन दो फैमिलीज के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि चौधरी बरकत अली एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम थे और उनके हृदय में बाकी रिलीजन्स के लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। इंटरेस्टिंगली, पार्टीशन की अनाउंसमेंट के पहले अरुण मुनीर को कहा करता था कि भाई अगर तुम्हारे पिताजी कहें तो मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, क्योंकि वो मुनीर की बहन नूर से शादी करना चाहता था। लेकिन पार्टीशन ने सब एकदम से बदल दिया, इसीलिए नूर इरिटेट होके कहती है कि तुम जाओ, जाके कहीं मर जाओ। उसके बाद एंट्री होती है इस कैरेक्टर की जिसका नाम है विलियम डेविडसन। ही वॉज अ सार्जेंट इन ब्रिटिश आर्मी। ये अरुण और मुनीर के फ्रेंड हैं। पहले ये जानें कि फ्रेंडशिप कैसे हुई। किसी सिनेमा थिएटर में अरुण और मुनीर गए होंगे। वहां पर जब ये वापस आने लगते हैं तो विलियम डेविडसन इनको बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी ब्रिटिश नेशनल एंथम होने वाला है, अगर आप 2 मिनट रुक जाएं तो प्लीज। तो ऐसे इनकी फ्रेंडशिप की शुरुआत होती है और बातचीत में विलियम डेविडसन जब अरुण और मुनीर से बात कर रहे होते हैं तो गांधी जी के लिए वो वर्ड यूज करते हैं ब्लडी, ब्लडी गांधी। इससे अरुण और मुनीर थोड़ा सा अफेक्ट होते हैं, खास करके अरुण, क्योंकि अरुण की फैमिली को गांधी जी पर बहुत विश्वास था, बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो गांधी जी की। तो जवाब में विलियम डेविडसन कहते हैं कि देखो, मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे ब्रिटिश राज हमेशा के लिए रहे। ये अच्छी बात है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही है, लेकिन वो कहते हैं मेरा मतलब ये है कि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो इससे फ्रैगमेंटेशन होगी, यानी बंटवारा हो जाएगा। और वही बात हुई, फाइनली अनाउंसमेंट हो गई कि बंटवारा होगा और मुस्लिम वहां पे जश्न मनाने लगे और हिंदू और सिख फैमिलीज बहुत ज्यादा वहां पे घबरा गए थे। उसके बाद 23 जून 1947 को पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम मेंबर्स डिसाइड करती हैं लाहौर में कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाए कि पंजाब प्रोविंस का पार्टीशन होगा। यानी अब इसके बाद सियालकोट बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी प्रोविंस पंजाब, क्योंकि ये वेस्टर्न पंजाब में लाई करता है और यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो टोटली कोलैप्स कर जाती है। राइट्स यानी दंगे फसाद जगह जगह फैलने लगते हैं, लार्ज स्केल किलिंग्स और लूटिंग वहां पे होने लगती है। ये तो वेस्टर्न पंजाब की हालत है जो पाकिस्तान में लाई करता था, और ईस्टर्न पंजाब एरिया जो अब इंडिया में लाई करता था वहां भी सिचुएशन बिल्कुल सेम ही थी। लेकिन सिंस चमन नहार वाज बोर्न इन सियालकोट, तो इस नॉवल की सेटिंग सियालकोट रखी गई है। उस एरिया पर फोकस किया गया है, वहां के रहने वाले लोगों पर, यानी कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, माहौल एकदम खराब हो जाता है। और जैसे ही अमृतसर से आने वाली ट्रेन जो सियालकोट को आती है जिसमें मुस्लिम्स की डेड बॉडीज पाई जाती हैं, यहाँ पर माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है।
गवर्नमेंट रिफ्यूजी कैंप्स खोलती है हेल्पलेस हिंदू फैमिलीज के लिए और मिलिट्री लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती हैं। लेकिन अगर अपने घर छोड़ने में किसी को भी दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वो होती है लाला कांचीराम को। वो कहते हैं यहाँ मेरा जन्म हुआ, ये मेरा घर है, तो अपने ही घर में मैं रिफ्यूजी कैसे हो सकता हूँ। उन्हें लोग समझाते हैं कि भाई तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं क्यों, मुझे क्यों जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने जो भी नाम और पैसा कमाया था, जिस सोशल स्टेटस पे वो पहुंचे थे, उसमें काफी साल लगे थे, बहुत टाइम लगा था, बहुत मेहनत लगी थी और पार्टीशन के बाद सब कुछ एक सेकेंड में बदल गया। उन्हें सब कुछ वहां पे छोड़ के जाना पड़ा। अब्दुल घानी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ये मुस्लिम है एंड ही रन्स अ स्मॉल शॉप नियर लाला कांचीराम स्टोर। ही इज अ हुक्का मेकर। अब ये पिछली बातें बिल्कुल भूल जाते हैं कि कैसे लाला कांचीराम इनकी मदद किया करते थे। इनके लिए बस एक ही बात है कि जो इस्लाम को कबूल नहीं करता वो काफिर है और ये जगह उनके लिए नहीं बनी है। जब लाला कांचीराम इनसे दो बात करना चाहते हैं लॉजिकली, तो अब्दुल घानी कहते हैं कि भाई अगर तुम मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाओ तो शायद बात बन सकती है। यानी ये उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। और इतने में खबर आती है कि जो वहाँ के एफ्लुएंट लॉयर थे सियालकोट के, जिनका नाम है श्रीकांत बहादुर, वे भी इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं। यानी लाला कांचीराम और बाकी की हिंदू और सिख फैमिलीज को सियालकोट छोड़ के आना है, लेकिन कुछ जने ऐसे हैं जो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। चौधरी बरकत अली, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, जो लाला कांचीराम के बहुत अच्छे मित्र हैं, ही इज अ प्रोग्रेसिव मुस्लिम, वो लाला कांचीराम के पास आते हैं और बताते हैं, पहली चीज बताते हैं कि जो डेप्यूटी कमिश्नर है प्राणनाथ चड्डा, जिन्होंने उस दिन इंटरवीन करके वायलेंस को रोका, उनका मर्डर उनके खुद के मुस्लिम बॉडीगार्ड ने कर दिया। इसके अलावा जो मुस्लिम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनका ट्रांसफर हो गया और उन्होंने ये बताया कि उस दिन उनके एरिया को टारगेट किया जाने वाला था। ये प्लान बना था कि उस दिन उस एरिया में दंगे किए जाएंगे। तो वो उन्हें सलाह देते हैं कि तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 11 बजे का टाइम रखा गया है, इससे पहले तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो बिल डेविडसन, जिसकी मैंने आपको पहले बात बताई है, जो अरुण और मुनीर के साथ फ्रेंड्स थे, वो आते हैं बिग ट्रक्स लेके, जिसमें हिंदू फैमिलीज को डाला जाता है, उन्हें बिठाया जाता है ताकि वे रिफ्यूजी कैंप तक जा सकें। एक कैरेक्टर है मुकंद, जो सिटी के प्रिजन में है, यानी जेल में है। इनकी मदर भी इनके साथ रहती हैं यहाँ पर बीबी अमरवती के बिल्डिंग में, लेकिन ये वहाँ से जाना नहीं चाहती हैं और जब इनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है तो ये बहुत वायलेंट हो जाती हैं। यानी ये अकेली वुमन हैं जो वहाँ से नहीं आती हैं। इसके अलावा एक जना और होता है, उसके बारे में जल्द आपको पता लग जाएगा। तो जब ये हिंदू और सिख फैमिलीज रिफ्यूजी कैंप में आ जाते हैं, वहां पर डॉक्टर चंद्रभान और उनकी वाइफ एक बहुत सैड न्यूज़ लेके आते हैं लाला कांचीराम के लिए। उन्हें बताते हैं कि भाई तुम्हारी डॉटर और उसके हस्बैंड को मार दिया गया। अब हुआ क्या कि लाला कांचीराम की डॉटर मधु और उसके हस्बैंड राजीव, ये एक ट्रेन पर थे। वजीराबाद से वो ट्रेन चली थी, सियालकोट की तरफ आ रही थी। रास्ते में राइट्स हुए और इन्हें मार दिया गया। उसी ट्रेन में लाला दीनानाथ भी थे, उन्होंने ये सब विटनेस किया, लेकिन वो खुद इसलिए बच पाए कि उनके पास उस समय पैसे थे, उन्होंने पैसे दिए तो उनकी जान उस समय बख्श दी गई।